आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप। और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स के अंतर्गत मैं आज आपको पढ़ाऊंगा पीच प्रोडक्शन, यानी कि आड़ू का उत्पादन। तो पीच प्रोडक्शन आज आपका टॉपिक है। तो हम बताएंगे आपको पीच जो फल है वो आर्थिक दृष्टिकोण से एवं पोषणीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण फल होता है। ठीक है, हम व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखें तो आड़ू के उत्पादन से एक अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, क्योंकि आड़ू जो फल है इसका बाज़ार में एक अच्छा मूल्य जो है वो मिल जाता है। और पोषणीय दृष्टिकोण से बात करें तो आड़ू के अंदर बहुत सारे तत्व जो हैं वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका फाइबर हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फ्रक्टोज शुगर्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन की बात करें तो इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए यानी बीटा कैरोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपका विटामिन ए की पूर्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं जो रोग की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम जो है वो करते हैं। तो पोषणीय दृष्टिकोण से भी इसका बहुत ही अच्छा जो है वो महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, और पीच के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए उसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि जो पीच है, ठीक है, आड़ू है, इसकी खेती एक लाभदायक व्यवसाय है, खास करके उन क्षेत्रों में जहाँ की जलवायु इसके लिए अनुकूल हो। तो जहाँ पर इसके लिए अनुकूल जलवायु है वहाँ पर इसकी खेती एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है। मतलब व्यापारिक दृष्टिकोण से इसका काफ़ी जो है वो इसका महत्वपूर्ण है, मतलब इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर बात करें कि पीच प्रोडक्शन इंडिया में बात करें, भारत में कहाँ कहाँ पर आड़ू का उत्पादन किया जाता है, तो भारत में आड़ू की खेती मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ मैदानी और पहाड़ी इलाकों में की जाती है। ठीक है, तो कुछ पहाड़ी और मैदानी इलाकों में इसी खेती प्रमुख रूप से जो है वो की जाती है। कई सारे राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ मैदानी और पहाड़ी इलाकों में इसी खेती प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक है, अब बात करें कि यह एक क्या है, पर्णपाती यानी डिसिडियस वृक्ष है। इसका अर्थ है कि यह पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देता है। ठीक है, बात करेंगे कि पतझड़ के मौसम में ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, यानी बसंत ऋतु के बाद जो पतझड़ का मौसम आता है उसमें ये अपनी पत्तियों क्या करते हैं, गिरा देते हैं। ये इसका इम्पोर्टेंट जो है रोल है। आड़ू की कुछ किस्में मैदानी इलाकों में भी उगाई जा सकती हैं, जिससे इसका उत्पादन क्षेत्र बढ़ गया है। ठीक है, तो कुछ जो है वो आड़ू की कुछ किस्में हैं जो मैदानी इलाकों में, मैदानी क्षेत्रों में की जाती हैं, उगाई जाती हैं। ठीक है, जिससे उसका उत्पादन आज बढ़ गया है। पहले तो इसकी खेती पहाड़ी क्षेत्रों में ही केवल की जाती थी, लेकिन अब जो है वो बहुत सारे मैदानी क्षेत्रों में भी इसकी खेती जो है वो प्रारंभ कर दी गई है। इसका प्रोडक्शन जो है वो और भी अच्छा जो है वो होने लगा है। ठीक है, अब जलवायु की बात करें, क्लाइमेट की, तो आड़ू को एक निश्चित अवधि के लिए 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब कि बहुत ही कम तापमान में ये सर्वाइव कर पाता है। इसका अच्छा उत्पादन जो है वो बहुत कम तापमान में ही हो पाता है। तो कम तापमान में 7 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है। यह ठंडे और उष्णकटिबंधीय, ठीक है, सब ट्रॉपिकल दोनों तरह की जलवायु में उगाया जा सकता है। मतलब कह सकते हैं कि सब ट्रॉपिकल एवं ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट कंडीशन है, जहाँ पर तापमान कम होता है, वहाँ पर इसकी खेती प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक है, तो इसके लिए ठंड जलवायु की आवश्यकता होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड की। इसके अलावा मिट्टी की बात करें, सॉइल की बात करें, तो गहरी रेतीली दोमट मिट्टी, इसमें जैविक पदार्थ और उचित जल निकासी हो। ठीक है, मतलब पर्याप्त मात्रा में ड्रेनेज सॉइल होती है, जहाँ पर पानी का निकास अच्छा हो। ठीक है, और रेतीली मृदा हो,
दोमट मृदा हो, ठीक है, वहाँ पर इसकी खेती जो कि जैविक पदार्थों से भरपूर हो, इसमें ऑर्गेनिक जीवाश्म युक्त मृदा हो, ठीक है, और जैविक पदार्थों से भरपूर जो सॉइल है उसमें इसकी खेती प्रमुख रूप से की जाती है, ठीक है। अब बात करें पीएच की, तो 5.8 से 6.8 का जो पीएच होता है इसकी खेती के लिए अच्छा माना जाता है। तो इस पीएच में जो है वो इसको हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब प्लांटिंग की बात की जाए, अगर इसके रोपण की बात की जाए, तो आमतौर पर आड़ू के बाग 1 साल पुराने ग्राफ्टेड पौधे से शुरू किए जाते हैं। मतलब कि ग्राफ्टिंग के लिए 1 वर्ष पुराने जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं, मतलब कि 1 वर्ष पुराने जो बीजू पौधे होते हैं, फिर उनसे हम ग्राफ्टेड प्लांट तैयार करते हैं और फिर उनसे लगभग 1 वर्ष पुराने पौधे जो हो जाते हैं वो उसमें फल लगना प्रारंभ हो जाते हैं और उनसे हम जो है वो इसका उत्पादन ले सकते हैं, ठीक है। पौधों को दिसंबर और जनवरी के महीनों में मुक्ता खेत में लगाया जाता है। पौधों को कब लगाते हैं बेटा? दिसंबर और जनवरी के महीने में जो है वो इसको रोपित किया जाता है, ठीक है। पौधों के बीच 6.5 to 6.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है। बात करें प्लांट डिस्टेंस की बात की जाए, तो 6.5 से 6.5 मीटर जो है वो इसकी डिस्टेंस जो है वो रखी जाती है प्लांट टू प्लांट, ठीक है। अब बात करें प्रोडक्शन की, इसके उत्पादन की बात की जाए, प्रोडक्शन की बात करें तो आमतौर पर आड़ू का पौधा 2 से 3 साल जो है वो फल देना शुरू कर देता है। अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो लगभग 2 से 3 वर्ष का जो पौधा होता है, ठीक है, लगाने के 2 से 3 वर्ष बाद जो है वो पौधा फल जो है वो देने लगता है। तो ये पौधा बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है और एक परिपक्व पौधे से प्रति वर्ष 30 किलोग्राम, ठीक है, या उससे अधिक का उत्पादन मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन इससे हो जाता है। मतलब कि 1 वर्ष पुराना पौधा ग्राफ्टिंग किया जाता है और ग्राफ्टिंग के लगभग 2 से 3 वर्ष पश्चात पौधा तैयार हो जाता है और उससे नए फल उत्पादन जो है वो प्राप्त हो जाता है और लगभग 30 किलो पर प्लांट की दर से इसका प्रोडक्शन जो है वो मिलने लगता है, ठीक है। और इसकी उपज की बात करें तो 90 to 150 यानी कि 90 से 150 किलोग्राम यानी कि 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक जो है वो इसका उत्पादन मिल जाता है। तो 90 to 150 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका प्रोडक्शन जो है वो मिल जाता है, यानी प्रति हेक्टेयर अच्छा प्रोडक्शन जो है वो इससे लिया जा सकता है और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। तो काफ़ी ज़्यादा लाभ इससे प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब बात करें कि विश्व में आलू का उत्पादन जो है वो, तो विश्व स्तर पर किसमें? चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका किया जाता है। तो विश्व की बात करें तो चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करता है और आड़ू की उत्पत्ति भी चीन में मानी जाती है। तो चीन में इसका ऑरिजिन प्लेस भी है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना ही इसका प्रोडक्शन जो है वो करता है, ठीक है। और आड़ू की खेती शुरू करने की रुचि रखते हैं तो स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र, मतलब कि कई सारे जो है वो KVKs हैं, ठीक है, रिसर्च सेंटर हैं और आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर इसका समय समय पर इसकी खेती का प्रशिक्षण जो है वो दिया जा सकता है और उससे हम खेती इसकी कर सकते हैं। अब किस्मों की बात करें, कुछ इसकी महत्वपूर्ण प्रजातियों की बात करें तो आड़ू की कई अलग अलग किस्में हैं जिन्हें अलग अलग जलवायु और पकने के समय के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की किस्में इसमें पाई जाती हैं। भारत में कितने प्रकार की? 3 प्रकार की मुख्यतः ऐसी किस्में पाई जाती हैं। कौन कौन सी बात करें? जैसे कि पतझड़ी क्षेत्रों के लिए जो आपके जो है वो पतझड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है, जो मोस्टली आपके कोल्ड रीजन क्षेत्र हैं, यहाँ जो प्रजाति होती है जैसे रेड जून, ठीक है, रेड जून आपकी एक वैरायटी है। तो इसकी विशेषता है कि यह एक जल्दी पकने वाली किस्म है, ठीक है। रेड जून कैसी किस्म है? एक जल्दी पकने वाली किस्म है। और अर्ली एल्बर्टा, ठीक है, अर्ली एल्बर्टा की बात की जाए, अर्ली एल्बर्टा जो किस्म है यह मध्य में पकने वाली किस्म है। अर्ली वैरायटी की बात की जाए तो रेड जून अर्ली वैरायटी है इसकी, और मिड वैरायटी जो है यानी कि मध्य में पकने वाली जो किस्म है वो आपका क्या है? अर्ली वर्टा किस्म है। ये अच्छे से आता होना चाहिए, ठीक है। गोल्डन क्रश की बात करें तो गोल्डन क्रश में यह भी एक देर से पकने वाली किस्म है, ठीक है।
गोल्डन क्रश जो प्रजाति है ये कैसी किस्म है, देर से पकने वाली किस्म है। ठीक है। अब जुलाई अल्बर्टा की बात करें, जुलाई अल्बर्टा जो किस्म है यह देर से पकने वाली किस्म है जो अच्छी पैदावार देती है। तो जुलाई अल्बर्टा क्या होती है, देर से पकने वाली किस्म है, ये क्या है, अच्छा उत्पादन जो है वो देती है। तो ये सारी किस्में इसकी महत्वपूर्ण किस्में हैं। ठीक है। अब हम क्राफोर्ड की बात की जाए। ठीक है, क्राफोर्ड अर्ली की बात करें, क्राफोर्ड अर्ली की तो इसे तोतापरी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तोतापरी भी कहा जाता है। ठीक है। और मैदानी और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए किस्में की बात करें तो मैदानी उष्णकटिबंधीय कुछ किस्में हैं, जैसे कि आपका लो चिलिंग वैरायटी क्या है, लो चिलिंग की आवश्यकता होती है। तो मैदानी क्षेत्रों में जो होते हैं लो चिलिंग की आवश्यकता होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो लगभग कि उत्तर भारत की जो महत्वपूर्ण किस्में हैं, ठीक है, जैसे कि आपका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उगाया जा सकता है। ठीक है, मतलब मैदानी क्षेत्रों में उगाने वाली कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जहां पर कम तापमान होता है, उस समय उसकी खेती जो है वो की जाती है। जैसे सान ए पंजाब। ठीक है, सान ए पंजाब की बात करें, यह एक बहुत ही लोकप्रिय किस्म है जो जल्दी पकने वाली किस्म है। इसका फल जो है वो अप्रैल के अंत तक पकता शुरू हो जाता है। मतलब कि सान ए पंजाब के जो फल होते हैं अप्रैल के लास्ट में पकना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है पंजाब के लिए। ठीक है। प्रभात जो किस्म है यह भी एक शुरुआती किस्म है जो अच्छी गुणवत्ता के लिए देखी जाती है। ठीक है, मतलब कि अच्छी गुणवत्ता के लिए ये प्रभात जो किस्म है वो देखी जाती है। बात करें सरवती की, इस किस्म के फल बड़े और रसदार होते हैं। बड़े क्या होते हैं, बड़े और रसदार होते हैं। ठीक है, तो इसकी सरवती की विशेषता है कि फल बड़े होते हैं और रसीले होते हैं। ठीक है। सॉरी। इसके बाद फ्लोरिडा किंग की बात करें तो फ्लोरिडा किंग है। ठीक है, फ्लोरिडा किंग जो वैरायटी है ये भी मैदानी इलाकों के लिए उपयुक्त किस्म है। ठीक है, फ्लोरिडा किस्म किस प्रकार की है, मैदानी इलाकों के लिए अच्छी किस्म मानी जाती है। ठीक है। अब अदर क्लासिफिकेशन की बात करें, अदर क्लासिफिकेशन की बात करें तो गूदे के रंग के आधार पर, बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द पल्प, गूदे के रंग के आधार पर, ठीक है, जैसे पीले गूदे वाले आड़ू एलोफ्लेस पीच की बात करें, यह अमेरिका और पश्चिमी देशों में अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, पीले गूदे वाले आड़ू की बात करें यह अमेरिका में, ठीक है, ये जो है अमेरिका और पश्चिमी देशों में अधिक लोकप्रिय किस्म जो है वो मानी जाती है। ठीक है, सफ़ेद गूदे वाले आड़ू की बात करें, वाइट फ्लेश फिश की, ये एशिया में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और अक्सर मीठे होते हैं। सफ़ेद गूदे वाले जो आड़ू होते हैं वो एशिया में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और सफ़ेद गूदे वाले होते हैं। इस प्रकार से ये अलग अलग गूदे के आधार पर इनकी किस्में होती हैं। अब गुठली से गूदे में जैसे फ्री स्टोन वाली किस्म है, मतलब कि गुठली से गूदे के अलग होने के आधार पर बात करें, बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पल्प फ्रॉम द कर्नेल, मतलब कि गुठली से गूदे के अलग होने के आधार पर कौन सी किस्में हैं, इसे किंग स्टोन है। ठीक है, क्लाइंग स्टोन, ठीक है, फ्री स्टोन, इसमें गुठली आसानी से गूदे से क्या होती है, अलग हो जाती है। क्लिंग स्टोन में गुठली गूदे से चिपकी रहती है। ठीक है, तो आड़ू की फसल को कई तरह के कीटों और रोगों से नुकसान हो सकता है, उससे भी बचाया जाता है। तो ये सारी क्या है, ये जितनी है फ्री स्टोन, किंग स्टोन, ये सारी सॉरी, खांसी आने लगी। अब कीट एवं रोगों से बात करें तो कई सारे कीट एवं बीमारियां होती हैं जो इसमें लगती हैं। ठीक है, अब कीटों बीमारियों प्रमुख रूप से पेस्ट की बात करें जैसे लीफ कर्ल एफिड। ठीक है, तो लीफ कर्ल एफिड के सिम्टम्स क्या होते हैं, इस कीट के शिशु और वयस्क इसको प्रभावित करते हैं और ये मोस्टली क्या करते हैं, पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे कि पत्तियों का ये रस चूसते हैं जिससे कि पत्तियां जो है वो मुड़ जाती हैं, विकृत हो जाती हैं। ठीक है, और उनकी वृद्धि क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, ये आपके फरवरी और अप्रैल के बीच में होता है। इनका प्रकोप जो होता है वो कब होता है, फरवरी और अप्रैल के बीच में होता है। और ये मोस्टली पत्तियों का क्या करते हैं, रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां विकृत हो जाती हैं और अपना भोजन सही से नहीं बना पाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी लीफ कर्ल एफिड
काफ़ी इससे हार्मफुल होते हैं। इसलिए कंट्रोल की बात की जाए कंट्रोल की बात करें अगर, तो इसका जैविक नियंत्रण के लिए नीम का ऑयल प्रयोग करते हैं। 3 ml पर लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव किया जाता है। ठीक है। इसका रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो एसिडामेप्रिड की बात करें, इमिडाक्लोरोप्रिड जैसे कि कीटनाशकों का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका नियंत्रण हम कर सकते हैं। फ्रूट फ्लाई की बात करें तो फल मक्खी, यह एक कीट फलों के पकने पर उन पर अंडे देती है। कहाँ पर अंडे देती है? फलों के ऊपर अंडे देती है। अंडों से निकलने वाले लार्वा सफ़ेद सूढ़ी फल के गूदे को खा करके उसे सड़ा देते हैं, जिससे फल जो है वो अंदर से ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रूट फ्लाई जो होती है वो फल के ऊपर अंडे देती है और धीरे धीरे फल की क्वालिटी को डिक्रीज़ कर देती है। ठीक है। इस प्रकार से जो है वो फ्रूट फ्लाइज को प्रभावित करती है। इसे कंट्रोल की बात करें, प्रभावित फलों को तुरंत पेड़ से हटा करके नष्ट कर देना चाहिए और इसके लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग को है वो किया जा सकता है। ठीक है। तो फ्रूट फ्लाई जो है वो कहाँ पर अंडे देती है? फलों के ऊपर अंडे देती है और फलों की क्वालिटी को धीरे धीरे डिक्रीज़ कर देती है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम मोस्टली जैविक रूप फिजिकल ट्रैप्स होते हैं, यानी फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं, उसका प्रयोग कर सकती हैं। उसके द्वारा इसका नियंत्रण जो है वो किया जा सकता है। ठीक है। अब इसके कुछ डिजीजेज हैं। ठीक है। कुछ कीट इसको प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कुछ उसमें रोग भी हैं। रोग की बात करें जैसे पत्ती मोड़क रोग। ठीक है, पीच लीफ कर्ल। अब पत्ती मोड़क रोग की बात करें, इसके लक्षण की बात करें, यह एक फफूंदी जनित रोग है। इसमें पत्तियां मुड़ जाती हैं और कप जैसी आकृति की हो जाती हैं। पत्तियां लाल पीले रंग की हो जाती हैं और अंत में गिर जाती हैं। ठीक है। तो यह एक कैसा रोग है? ठीक है, ये फंगस जनित डिजीज है। ठीक है, कैसा रोग है? आपका फंगस जनित रोग है। इसमें पत्तियां मुड़ जाती हैं, कप जैसी आकृति की हो जाती हैं और पत्तियां जो है वो लाल पीले रंग की जो है वो दिखाई देती हैं। ठीक है। इसके नियंत्रण के लिए रोगग्रस्त पत्तियों को तुरंत जो है वो हटा देना चाहिए, नहीं तो वो रोग जो है वो अन्य भी पत्तियों में फैल सकता है। अब बात करें अन्य रोग की, गमोसिस की बात करें। ठीक है, गमोसिस की बात करें तो गमोसिस का जो लक्षण होता है, ठीक है, गमोसिस का जो लक्षण होता है, यह रोग तने और शाखाओं में गोंद जैसा, ठीक है, गोंद जैसा पदार्थ यानी गम निकलने का कारण जो है वो बनता है। यह अक्सर कीटों के हमले, यांत्रिक चोटों और ठंड के कारण होने वाले घावों के माध्यम से होता है। तो गमोसिस से कोई घाव हो गया, ठीक है, कोई इंजरी हो गई प्लांट में या कीट के द्वारा कोई इंजरी हो गई, तो उसके द्वारा जो है वो गमोसिस डिजीज़ जो है वो हो जाती है। तो इस प्रकार से उसमें गोंद जैसी जो है वो चिपचिपा पदार्थ जो है वो निकलता है। ठीक है। तो इस प्रकार से पौधा के जो है वो इससे प्रभावित होता है। ठीक है। इसके नियंत्रण के लिए हम बाग के उचित रख रखाव पर ध्यान देते हैं और पेड़ को चोट से बचाते हैं और उसमें असंतुलित मात्रा में जो उर्वरक उपयोग होता है उसको हम कम करते हैं। संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसके अलावा ब्राउन रॉट की बात करें, यह एक कवक रोग है जो फूलों और फलों को प्रभावित करता है। ठीक है, ब्राउन रॉट जो है वो ये भी एक फंगल डिजीज़ है जो कि फूलों और फलों को प्रभावित करता है। ठीक है, और इसे फूल और टहनियाँ सूख जाती हैं और फलों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और वे सड़ने लगते हैं। इसे फूल जो है, फल होते हैं, टहनियाँ होती हैं, वो सूख जाती हैं, जिससे कि पौधे को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे कंट्रोल करने के लिए हम कई प्रकार से इसका कंट्रोल के लिए आवश्यकता होती है, जैसे कि फसल की तुड़ाई 2 से 3 फलों की तुड़ाई 3 हफ्ते पहले फफूंदनाशक जैसे का प्रयोग करें। ठीक है, तो फलों की तुड़ाई से 3 सप्ताह पहले ही उसमें हम तमाम प्रकार जो फंजीसाइड्स हैं उसका प्रयोग करके इस रोग से नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सामान्य नियंत्रण की बात की जाए, ठीक है, रोग एवं कीट का सामान्य नियंत्रण की बात की जाए तो क्लीनिंग सबसे बेटर है। क्या बेटर है बेटा? क्लीनिंग। ठीक है, कि बाग को साफ सुथरा रखें, गिरी हुई पत्तियों और फलों, रोगग्रस्त टहनियों को समय समय पर हटा कर रखें। तो क्लीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है
जो ऑर्चार्ड है, पीच के ऑर्चार्ड है, उनकी साफ़ सफाई रखना चाहिए। जो खरपतवार हैं उसको निकाल करके जुताई समय पे करनी चाहिए। इसके अलावा जो रोग ग्रसित टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं, उसको समय समय पर काट छांट के अलग करना चाहिए। जो कि अनवांटेड आपकी जो है जो शाखाएं हैं, मतलब कि जो अदर जो शाखाएं अतिवृद्धि कर रही हैं, बेकार की हैं, उनको काट छांट करना चाहिए। यानी कि प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग समय से करनी चाहिए। बाग में पूरी तरह से हवादार हवा का प्रवेश हो, प्रकाश का प्रवेश हो, जिससे कि बीमारियों से जो है वो फसल को बचाया जा सकता है। तो क्लीनिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो कि बीमारियों कीट से फसल को बचा सकता है। इसके बाद प्रॉपर उचित सिंचाई और पोषण, प्रॉपर इरिगेशन एंड न्यूट्रिशन बात करेंगे। प्रॉपर जो है वो तो बाग में ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर इरिगेशन का सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि कीट बीमारियों का प्रकोप, पौधों को संतुलित मात्रा में पानी देना चाहिए, मतलब संतुलित मात्रा में पानी का प्रयोग करना चाहिए, खाद का प्रयोग करना चाहिए, खासकर नाइट्रोजन का उपयोग के लिए। ठीक है, तो संतुलित मात्रा में आपको जो है वो पोषण का प्रबंधन करना चाहिए और पानी का प्रबंधन चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी भी इसके लिए नुकसानदायक होता है और बहुत ज़्यादा भी फर्टिलाइज़र का यूज़ करना भी इसके लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, इसके बाद हम प्रूनिंग की बात करें तो पौधों की उचित छटाई करें ताकि उसमें हवा, ठीक है, हवा का संचार बना रहे और नमी कम हो सके। ठीक है, पौधे में क्या हो कि प्रॉपर हवा का संचार बना रहे और नमी कम हो सके, इसलिए उसमें हम प्रूनिंग की आवश्यकता होती है टाइम टू टाइम। ठीक है, इसके बाद रोगों और कीटों के नियंत्रण के लिए हमेशा अपने स्थानीयकृत कृषि विशेषज्ञ से जो है वो सलाह लेना चाहिए। मतलब कि कह सकते हैं कि आसपास के जो केवीकेज हैं या फिर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, आपके जो कृषि विशेषज्ञ हैं गवर्नमेंट, उनसे आप टाइम टू टाइम बाग के बारे में, उसके सही मैनेजमेंट के बारे में आपको उससे नॉलेज लेते रहना चाहिए, जिससे कि बीमारियों कीटों से या फिर अन्य प्रबंधन तकनीक को आपको सही जो है वो नॉलेज मिल सके। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो फसल का सही प्रबंधन करके सही समय पर जो है वो उचित निर्णय लेकर के तमाम प्रकार की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो है एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस हैं आपके बाग में, वो सारी समय से कर करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है, और यह इस व्यवसाय में, मतलब पीच के बाग के व्यवसाय में अच्छा मुनाफा जो है वो कमाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है वो आज की क्लास जो है वो ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कोई प्रश्न होता है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।